अभी आकाश बोल रहे थे, युवा की परिभाषा बता रहे थे मंच से। युवा सचमुच में कोई वो व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र केवल 16 साल की हो, 17 साल की हो या 32 साल की हो। युवा वो नहीं है जो शरीर से युवा होता है। युवा इंसान होता है सोच से। युवा वो होता है जिसके माथे पर बर्फ, मुंह में शक्कर, पैरों में रफ्तार और सीने में अंगार होती है। युवा वो होते हैं जिसकी आंखों में शोले होते हैं। युवा वो होते हैं जिसकी आंखों में सपने होते हैं, उन सपनों को सच करने की ताकत होती है। युवा वो होते हैं जो आपदाओं को अवसर में बदलने का काम करते हैं। युवा वो होते हैं जो देश को नई राह, नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। आप इस देश का इतिहास पलट कर देख लीजिए। इस देश में अगर मैं भगवान राम की बात करूं तो अत्याचारी रावण का वध करने वाले भगवान राम भी युवा थे। अगर मैं कृष्ण की बात करूं तो कंस का वध करने वाले भगवान कृष्ण भी युवा थे। पांडवों ने कौरवों का वध करके जब धर्म की स्थापना हिंदुस्तान में, भारत में की थी, तब वे भी युवा थे। युवा थे स्वामी विवेकानंद, जो कहते थे कि तुम केवल 2.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, अनंत शक्तियों का भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, परमात्मा का अंश हो, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर पाओ। युवा थे आदि गुरु शंकराचार्य। छोटी सी उम्र थी, 32 साल की उम्र, मतलब 32 साल जिए केवल, लेकिन 32 साल की छोटी सी अपने जीवन में पैदल चल के पूरे भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने का काम किया और 4 धाम की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य युवा। जब 1857 की लड़ाई में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे वो युवा थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, युवा थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अभी उम्र 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बल स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो युवा थे। युवा थे भगत सिंह। जब भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई तो उनके कुछ साथी गए मिलने। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें छुड़ाने की योजना तुम्हारे सामने रख रहे हैं। भगत सिंह ने कहा कि तुम मुझे कायर समझते हो। उनके साथी कहते तुम्हें कायर नहीं समझते, लेकिन अगर तुम चले गए तो इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कौन करेगा? भगत सिंह कहते हैं कि एक भगत सिंह भले ही फांसी पर चढ़ जाए, उसकी रक्त की धार से इतने भगत सिंह पैदा होंगे जो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक मेरी मां भारती आजाद नहीं हो जाती। वो युवा युवा थे राजगुरु सुखदेव। 23-24 साल की उम्र क्या होती, लेकिन हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। युवा थे चंद्रशेखर आजाद, जो कहते थे दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही जिए हैं और आजाद ही मरेंगे। युवा थे करतार सिंह सरावा। युवा थे खुदीराम बोस। और भारत की इस धरती, केवल आजादी की बात नहीं करता मैं, आजादी के बाद आज हमारी सरहद पे खड़ा हर एक व्यक्ति, ताकि आप सब चैन की नींद सो पाए, हर गोली जो भारत की ओर चलती है उस पे उसके सामने अपनी छाती आगे करने वाला हर एक फौजी युवा है। आज से 1947 से लेकर आज तक कुल 21 परमवीर चक्र मिले। और ये कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी, आपको जान के हैरानी नहीं होगी कि 21 के 21 सबके सब युवा थे। भाई ये इतिहास इस बात का गवाह है। जब जब इस देश पर संकट आया है, जब जब इस देश पर आपदाएं आई हैं, युवाओं ने अपनी छाती आगे करी है, युवाओं ने अपनी सोच आगे करी है, युवाओं ने अपनी बुद्धि आगे करी है। लेकिन साथियों, अब हम बात करें आज की। आज भी देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है और मैं मानता हूं एक युवा ही है जो इस देश को ऐसे संकट से निकाल सकता है। कोरोना काल के बाद हमारे देश पे केवल स्वास्थ्य संकट नहीं आया, कई लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, कई लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया। मेरी संवेदनाएं, मेरी श्रद्धांजलि उनके साथ है। लेकिन स्वास्थ्य संकट के साथ साथ आज देश पर एक ऐसा आर्थिक संकट है जो पहले कभी नहीं देखा गया। कई लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। इसलिए आज हमारे सामने, मैं मानता हूं मेरे युवा साथी जितने भी यहां पर उपस्थित हैं, हमारे सामने अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो इस देश को आर्थिक संकट से निकालने का है।
स्वामी विवेकानंद जी का मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। अभी मुझसे पूर्व अरविंद भाई भी बता रहे थे। एक बार स्वामी जी के आश्रम में एक बहुत ही दुखी व्यक्ति पहुंचा। स्वामी जी के पास जाके वो कहता है कि स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। बहुत परिश्रम करता हूं, लेकिन हमेशा हार जाता हूं। स्वामी जी को कुत्तों का बहुत शौक था, पालतू जानवरों का बहुत शौक था। उनके पास एक पालतू कुत्ता था। स्वामी जी ने कहा कि जरा इसे घुमा के लाओ, तब तक मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सोचता हूं। वो व्यक्ति आधे घंटे बाद वापस आया तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि ये कुत्ता तो बहुत हाफ रहा है और तुम तो एकदम ठीक ठाक हो। वो कह रहा, स्वामी जी मैं तो केवल सीधा चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, कभी आगे कभी पीछे, इसलिए शायद ये थक गया। स्वामी जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी यही है। हमारे सामने सारे सवालों के उत्तर रहते हैं, लेकिन हम भटकते इधर से उधर रहते हैं। हम अपनी सोच को, अपनी एनर्जी को गलत दिशा में प्रेरित करते हैं। इसलिए अगर हमें देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है तो उसका उत्तर भी हमारे सामने है, जो हमारी युवा सोच के प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है। इस देश को अगर आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। साथियों, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जो चीजें हमारे उपयोग की है वो हम अपने ही देश में बनाए, अपने ही हाथों से बनाए और अपने ही लोगों की वस्तुओं को खरीदे। क्या आप जानते हैं इस देश में आयात की हुई वस्तुओं की संख्या निर्यात की हुई वस्तुओं की तुलना में बहुत ज्यादा है। आज भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस क्राउड में, इस भीड़ में अगर आधे से ज्यादा लोग अपना फोन निकाल कर देखेंगे तो या तो उस फोन का कोई हिस्सा, कोई पार्ट मेड इन चाइना होगा या तो वो फोन ही मेड इन चाइना होगा। और केवल फोन नहीं, इस कार्यक्रम के बाद आप लोग घर जाइए, अपने घर जाकर गौर से जरा देखिएगा, कम से कम 50 वस्तुएं आपके घर में ऐसी निकल आएंगी जो मेड इन चाइना होगी या मेड इन कोई और दूसरे देश होगी। जरा कल्पना कीजिए। और मैं बड़ी बड़ी वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूं। जरा कल्पना कीजिए अगर ये सारी चीजें हम खुद ही बनाने लग गए, अपने ही देश में इनका उत्पादन होने लग गया, तो क्या अर्थव्यवस्था अपनी बेहतर नहीं होगी? हम आज अपना खर्च, अपनी मेहनत की कमाई से खर्च किया हुआ हर एक पैसा एक ऐसे व्यक्ति की जेब में डाल रहे हैं जो एक ऐसे देश का नागरिक है जो देश मानता है कि भारत उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल ये नहीं कि हम चीजों को खुद ही बनाएं, बल्कि उसका मतलब ये भी है कि हम ये जिम्मेदारी लें कि हमारे देश की बनी हुई वस्तुओं को हम खरीदेंगे। इसलिए आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। आइए हम एक प्रण लें, एक संकल्प लें। इस युवा दिवस पे हम केवल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती ना मनाएं, बल्कि ये संकल्प लें कि हम इस देश को हम अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस देश की बनाई हुई वस्तुओं को ही खरीदेंगे। हमने करके दिखाया है, हमने पहले भी किया है। अब आप उदाहरण के तौर पर देखिए, पीपीई किट की अगर मैं बात करूं, सैनिटाइजर की मैं बात करूं, मास्क की मैं बात करूं, तो कोरोना काल से पहले मध्य प्रदेश में मुश्किल से गिनी चुनी बना करती थी, लेकिन आज हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों ने करके दिखा दिया, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने करके दिखा दिया। सैनिटाइजर से लेकर मास्क तक सारे उत्पाद आज हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको अवसर देने का काम भी किया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को, मैं आपसे बात कर रहा हूं, युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अभी आने वाली 15 जनवरी से रोजगार मेला, मध्य प्रदेश की धरती पर अलग अलग जिला स्तरीय रोजगार मेला खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। शासकीय नौकरियों में युवाओं के लिए भर्तियां चालू हो गई है, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो। देखिए, सरकार आपके लिए सारे रास्ते खोलने का काम कर रही है। जरूरत है तो आप लोगों की कि आप अपना हौसला बुलंद करें, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो जागो आगे बढ़ो। उठो किस चीज के लिए? उठो समाज में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, उठो जागो बेरोजगारी के खिलाफ,
जागो आत्मनिर्भर भारत के लिए, और तब तक मत रुको तुम अनंत शक्तियों का भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, परमात्मा का अंश हो। तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। ये लक्ष्य क्या है साथियों? लक्ष्य है समृद्ध भारत का, समृद्ध मध्य प्रदेश का। मैं एक कहानी आपको और सुनाना चाहूंगा, इससे पहले मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करूं। हम में से ज्यादातर लोग दो प्रकार के जीवन जीते हैं। एक व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है जैसे मानो आइसक्रीम की तरह, और दूसरा व्यक्ति जीवन जीता है जैसे मानो मोमबत्ती की तरह। आइसक्रीम को जब आप बाहर निकालते हैं तो वो पिघलने लग जाती है। आइसक्रीम की तरह जीवन जीने वाले लोग भी इसी की तरह होते हैं। इससे पहले कि आइसक्रीम पूरी पिघल जाए, सारे के सारे मजे ले लो। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। इससे पहले कि उनका जीवन पूरी तरह खत्म हो जाए, जितने मजे कर सकते हो कर लो, दूसरों का क्या, उनको मरने दो। लेकिन कुछ लोग जैसे हमारे मोदी जी हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोमबत्ती की तरह होते हैं। मोमबत्ती भी पिघलती है समय के साथ साथ, लेकिन मोमबत्ती के अंदर आग होती है, और इससे पहले वो पूरी तरह पिघल जाए अपने साथ साथ पूरे जहां को रोशन करके जाती है। इसीलिए जीवन जीना तो हम मोमबत्ती की तरह जी, हम केवल एक स्वार्थी जीवन नहीं जी सकते। हमें जीवन जीना होगा इस देश के निर्माण के लिए, हमें जीवन जीना होगा इस प्रदेश के निर्माण के लिए। इस मिट्टी में अगर आप पैदा हुए तो इस मिट्टी का कर्ज चुकाना होगा, स्वार्थी बन के नहीं जी सकते। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म करना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है, लेकिन कर्म आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको सांसारिक बंधन से मुक्त करे। कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपको संसार में बांधे रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आज विवेकानंद जयंती के इस पावन अवसर पर आप सब मेरे साथ संकल्प लें कि आप सब समृद्ध मध्य प्रदेश के भविष्य में अपना अहम योगदान देंगे। आप सब संकल्प लें, और संकल्प लेने का मेरा स्टाइल भैया थोड़ा अलग है। अब जब पिताजी संकल्प लेते थे तो वो दोनों हाथ खड़े करवाते हैं और दोनों हाथ की मुट्ठी बनवाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे युवा साथी उपस्थित हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर जिन लोगों के पास फोन है अपने फोन जरा निकाल लें, जेब में फोन होंगे, फोन निकाल लें जरा संकल्प लेने के लिए, और फोन की टॉर्च जला लें। फोन की टॉर्च जला लें भैया अपनी अपनी, वहां पीछे वालों सभी का कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अपनी अपनी फोन की टॉर्च जला लें और उठाए दोनों हाथ हवा में फोन को। जिनके पास फोन नहीं है वो अपने हाथ उठा ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उठाइए दोनों हाथ हवा में और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, स्वामी विवेकानंद अमर रहे।